हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स क्लासेस पर। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज का कोट है, टाइम डज नॉट हैव इनफ टाइम टू गिव यू टाइम अगेन। समय के पास उतना समय नहीं कि दोबारा वो आपको समय दे। हमारी आज की क्लास है प्लांट फिजियोलॉजी की क्लास नंबर 4, जिसका टॉपिक है ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। तो हम आज परासरण या ऑस्मोसिस को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में पैसिव ट्रांसपोर्ट के कुछ पार्ट्स या कुछ उसके जो तरीके थे, जैसे डिफ्यूजन हुआ यानी कि विसरण और इम्बाइबिशन यानी अंतःशोषण, है ना, तो वो हमने पढ़े थे। तो उसी कड़ी में पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक प्रकार और है जो कि है ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। परासरण को आप वैसे ही समझें जैसा आपने विसरण को समझा था। विसरण में हम बात कर रहे थे कि माना कि ये कोई माध्यम है या कोई चैम्बर है, यहाँ पर एक अगरबत्ती हमने जलाई थी। आपको पता हो कि हमने एक अगरबत्ती जलाई थी और उस अगरबत्ती का धुआं इस कमरे में फैल गया, धीरे 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 फैल गया। तो जो ये अगरबत्ती का जो धुआं, यहाँ पर अधिक सांद्रता थी। बच्चों, आपको ये वाला बॉक्स याद होना चाहिए। यहाँ पर ये अधिक सांद्रता थी, आपको पता हो तो। और ये अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर फैल रहा था और तब तक फैल रहा था जबकि साम्यावस्था को वह प्राप्त नहीं कर ले रहा था। ये ऐसा कुछ विसरण था, है ना। तो ऑस्मोसिस भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें सिर्फ एक बात होती है जिसको हम, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये जो बीकर जो बने हुए हैं, हम इसके जरिए इस डायग्राम से हम इसको समझेंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक बीकर है, इसमें बीच में ये एक पारगम्य, अर्ध पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, सेलेक्टिवली परमेबल या सेमी परमेबल अपन इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर माध्यम है जिसको अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा इसको सेपरेट किया गया है। आप इसमें देख सकते हैं ये जो ब्लू वाला है ये H2 है, यानी कि ये क्या है, सॉल्वेंट होगा। हिंदी में सॉल्वेंट को आपने बोला विलायक। आपको ये याद होना चाहिए बच्चों, मैंने पिछली क्लास में इसको बहुत डिटेल में आपको बताया था। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं अटेंड की है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली क्लासेस का सभी का लिंक है, आप वहां जाएं और वहां इसको समझें। और ये जो रेड वाले हैं ये क्या है, सोल्यूट है। सोल्यूट मतलब कि विलय, जो कि घुलने वाला होता है, मैं बता चुका हूं आपको। और विलायक जो है वो घुलने वाला होता है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि इस चैम्बर में इस तरफ जो है, ये जो है इधर क्या है, विलय के कण ज्यादा है, ठीक है ना। विलय के कण अगर ज्यादा होंगे तो विलयन की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है ना। अपन इसको ये लेफ्ट साइड मान लेते हैं, ये राइट साइड मान लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड क्या हो रहा है और राइट साइड क्या हो रहा है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, H2O क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और सॉल्यूट जो कि क्या है, विलय है, वो क्या है, कम है। और यहाँ पर क्या है, उल्टा है, यहाँ पर वाटर क्या है, कम है और सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है। अगर सॉल्यूट ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, कंसंट्रेट हो गया, मतलब कि सांद्र हो गया। और जल कम है तो आपको मैंने बताया था जल का ये गुण है कि वह अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है, या सोल्यूट की कम सांद्रता से सोल्यूट की अधिक सांद्रता की ओर गमन करता है। दोनों एक ही बात है। वैसा ही कुछ यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ तक तो बात विसरण जैसी थी, लेकिन परासरण के लिए बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली आ गई, ठीक है ना। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा सॉल्वेंट का, विलायक का या जल का अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना, या
सोल्यूट की या विलायक की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, यही क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाते हैं। आइए इसे हम और समझते हैं आगे। हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ऑस्मोसिस में क्या, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। मैंने बताया विसरण का ही एक प्रकार है जिसमें क्या होता है कि दो अलग अलग सांद्रताओं के जो विलयन होते हैं वह अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य या डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट होते हैं। इसमें सॉल्वेंट क्या करता है, जो सॉल्यूशन होता है कम सांद्रता का वहां से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर या हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन की ओर वह मूव करता है, और तब तक मूव करता है जबकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम या के गतिक साम्य स्थापित ना हो जाए। अब है रोल ऑफ ऑस्मोसिस। परासरण की क्या भूमिका है पौधों में? पैसिव ट्रांसपोर्ट के जो तीनों तरह के हैं जो हमने पढ़े हैं, इम्बाइबिशन, डिफ्यूजन और अब हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं प्लांट के अंदर, सेल टू सेल, विद इन सेल, और प्लांट का जो रूट हेयर है उससे वाटर को अब्जॉर्ब करना, वहां से जाइलम तक पहुंचाना और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करना। इसके अंदर ये तीनों, पहले तो दोनों एक्टिव और पैसिव में भी आप जो डिफ्यूजन, इम्बाइबिशन और ऑस्मोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। ठीक है। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू रूट हेयर बाय ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। ऑस्मोटिक परासरणी सांद्रताओं के अंतर में या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के जो डिफरेंस होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जो हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, इस तरह से अगर जल की मात्रा कम है अंदर और बाहर ज्यादा है तो वह अंदर आएगा वाटर, किस मैकेनिज्म से आएगा वो हम आगे और डिटेल में पढ़ने वाले बच्चों, तो आप हमारे साथ जुड़े रहे। फिर आता है मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अभी एक सेल है, इस सेल से यहाँ पर वाटर आना और यहाँ से वाटर का जाना, ये तो क्या हो गया, विसरण हो गया। लेकिन इस सेल को पार करके अगर यहाँ पर कुछ आ रहा है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा। तो ऑस्मोसिस से भी ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, सॉल्यूट का या मिनरल्स का। फिर नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबल फॉर टर्जिडिटी ऑफ प्लांट। टर्जिडिटी मतलब स्फीतता, मतलब कि फूला हुआ, जो कोशिकाएं जो फूली हुई होती है, प्लांट सेल या जो कोमल अंग होते हैं पौधों के, वो कैसे होते हैं, बिल्कुल फ्रेश होते हैं। एक तो सब्जियां मुरझाई हुई होती है और एक सब्जियां फ्रेश होती है। तो जो फ्रेश होती है उनमें क्या वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, और जो मुरझाई हुई होती है उनमें वाटर कंटेंट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है। ठीक है। तो जो प्लांट सेल है उनकी टर्जिडिटी या उनके फूले रहने के लिए जिम्मेदार होता है। और द टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल इज एसेंशियल फॉर स्टोमेटा ओपनिंग। तो जो आप ये पहले आप इसको समझें, फ्लैसिड, फ्लैसिड मतलब होता है शलत, मतलब कि मुरझाया हुआ। आपको देख रहा होगा कि ये वैक्यूल है और ये साइटोप्लाज्म में जो क्या है, मुरझा गया, और ये टर्जिड है, ये फूली हुई है ना वैक्यूल, आप देख रहे हैं ना, ये वाटर के कारण फूल गई है। तो वाटर अंदर आया तो ये कैसी हो गई, टर्जिड हो गई, यानी स्फीत हो गई, यानी कि फूल गई। और वाटर बाहर चला गया तो कैसी, श्रिंक हो गई, है ना, सिकुड़ गई, शलत हो गई। और यही मैकेनिज्म जो स्टोमेटा ओपनिंग होती है उसके भी काम आता है। नीचे देख सकते हैं कि ये जो दो गार्ड सेल हैं, इनमें अगर वाटर अंदर जाता है तो ये सेल क्या होंगी, फूल जाएंगी, टर्जिड हो जाएंगी, और टर्जिड होते ही क्या होगा, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ये ओपन हो गया। लेकिन वाटर अगर इसमें से आउट हो गया, निकल गया, तो ये क्या, मुरझा जाएंगी, और मुरझा जाएंगी तो क्या हो गया, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। अब है ग्रोथ ऑफ यंग सेल्स ब्रॉट अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर। मैंने आपको बताया कि जो भी यंग सेल्स होंगी या यंग सेल्स के जो भी प्लांट के पार्ट होंगे उसको बनाए रखने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर ये दोनों आवश्यक हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर को आपको याद रखना है क्योंकि अगली ही स्लाइड में बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। फिर आता है हाई ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन, उच्च परासरण सांद्रता। अगर प्लांट अपनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं करता है या अपनी जो भी परासरणी सांद्रता है कि भाई जल को कितना अंदर रखना है, सॉल्यूट को कितना रखना है, या सॉल्यूट को कितना डाइल्यूट करना है, या साइटोप्लाज्म में कितना वाटर होना चाहिए, अगर ये मेंटेन नहीं कर पाता है तो क्या होता है, जब पाला पड़ता है या फ्रोजन कंडीशंस आती हैं तब क्या होता है, सेल जो होती है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, टूट जाती है सेल मेम्ब्रेन। इसके लिए और भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसमें से एक फैक्टर ये भी है कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के द्वारा या कम तापमान और अधिक तापमान, सूखे में या ठंडे में,
ये ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में जो सेल की वायबिलिटी को मेंटेन करती है। फिर आता है परासरण दाब, जड़ में स्फीति दाब बनाए रखता है। अब ये जो परासरण दाब जो है वो जाइलम में वाटर कॉलम को बनाए रखता है। जाइलम क्या करता है, जल का अवशोषण करता है, जैसे जाइलम जैसे जल। तो इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पर जाइलम और फ्लोएम की लोडिंग अनलोडिंग सोर्स और सिंक मैकेनिज्म के द्वारा इसको हम समझेंगे। अब है परासरण के प्रकार, एक्सोस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस। एक्सो मतलब बाहर निकलना, एंडो मतलब अंदर। तो ये इनवर्ड हो गया, ये आउटवर्ड या आउटसाइड, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। तो ऑस्मोसिस के द्वारा अगर सॉल्वेंट कोशिका में आ रहा है तो वह एंडोस्मोसिस हो गया, और ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में अगर सॉल्वेंट या जल या सार्वत्रिक विलायक बाहर की तरफ जा रहा है तो वह एक्सोस्मोसिस हो गया। ये किन किन कंडीशंस में होता है वो डेफिनेशन में देखें। अगर एक कोशिका अति पराशरी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी जाती है तो उस कोशिका का जो भी सॉल्वेंट है या जो जल है वह बाहर आ जाएगा और कोशिका कैसी हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, मतलब कि कोशिका शिथिल या शलत हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, एक्सोस्मोसिस कहलाता है। और ये क्यों होता है, सोल्यूट कंसंट्रेशन के कारण होता है। तो ये जो गुण हुआ एक्सोस्मोसिस, ये सोल्यूट का ही गुण होगा। ठीक है ना, क्योंकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हुई, सॉल्यूशन में अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो जल उसके पास ही आएगा। ठीक है ना। तो वैसे ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर कोशिका को डाला तो कोशिका का जल सॉल्यूशन में चला जाएगा। फिर उसी कड़ी में आगे आता है एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का मतलब हो गया अंदर की तरफ, मतलब जल का ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा कोशिका के अंदर की तरफ जाना। तो इसमें क्या होता है, अगर एक कोशिका कोई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखी हुई है, मतलब कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब हो गया, अल्प पराशरी, अल्प पराशरी। बच्चों ये मैंने आपको वेरी फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया था, सॉल्यूशन के प्रकार आपको बता दिए थे और सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी के बारे में भी बताया था। तो फर्स्ट क्लास का भी लिंक नीचे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके इसको वहां पर समझे। अल्प पराशरी विलयन में अगर कोशिका को रखेंगे तो कोशिका के मुकाबले जो जल की जो मात्रा है वह कहाँ बाहर ज्यादा है, और कोशिका में क्या है, जल की मात्रा कम है। तो जल क्या करेगा, जहां उसकी सांद्रता ज्यादा होगी वहां से वह कम सांद्रता की ओर जाएगा। तो जल ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा अर्ध पारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, कोशिका के अंदर चला जाएगा। यही क्या कहलाता है, एंडोस्मोसिस कहलाता है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये किशमिश लिया हुआ है, रेजिन जिसे बोला हमने, किशमिश। किशमिश कैसी होती है, सूखी हुई होती है, जल की मात्रा कम होती है। तो अगर आप इसको जल में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसमें क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा और जल अंदर की ओर जाएगा, और ये कैसी हो जाएंगी, फूल के अंगूर जैसी हो जाएंगी। आपको यहाँ पर भी दिखेगा, ये डायग्राम भी एंडोस्मोसिस को दिखा रहा है कि H2 अंदर जा रहा है। फिर वैसे ही दूसरा आता है कि ये अंगूर रखा हुआ है, ठीक है ना, ये अंगूर है, सूखा हुआ अंगूर ही तो किशमिश कहलाता है। अब ये अंगूर है, अंगूर क्या होगा, जब अगर अति पराशरी विलयन में रखेंगे या फिर सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है जिसकी सांद्रता अंगूर की जो अंगूर है, फ्रूट है, उसकी सांद्रता से ज्यादा हो, अगर सांद्रता जल की बाहर कम है और अंगूर में ज्यादा है तो अंगूर से निकल के जल कहाँ जाएगा, विलयन में आ जाएगा बाहर, जो ये हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया ना इसमें आ जाएगा। तो क्या हो गया, एक्सोस्मोसिस हो गया। कोशिकाएं कैसी हो गई, सिकुड़ गई। आप देख रहे हैं ना, ये कोशिका कैसी हो गई, सिकुड़ गई बिल्कुल, और जल कैसा आ गया, बाहर की ओर आ गया। तो ये क्या हुआ, एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस हुआ। आपको समझ में आया होगा। फिर आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि ये कोई बीकर है और ये अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा दो भागों में बांट दिया गया है। इधर वाटर भरा हुआ है, इधर भी वाटर है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा, इसकी सांद्रता को बढ़ा दिया। ठीक है, इसमें सोल्यूट मिलाया। अब इसमें जब सोल्यूट मिलाया तो क्या हो गया, जल की सांद्रता क्या कम हो गई इसके मुकाबले, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो जल किधर मूव करेगा, लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा, जाएगा ना, लेफ्ट से कहाँ जाएगा, राइट की ओर जाएगा। अब जब ये राइट की ओर आ रहा होगा अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन या सॉल्वेंट, तो ये जो सोल्यूट है या जो विलय के जो कण है ये क्या करेंगे,
इस अर्ध पारगम्य झिल्ली पर एक दबाव लगाएंगे, एक प्रेशर क्रिएट करेंगे कि भाई ये जो सॉल्वेंट इधर आ रहा है इसको रोकें। तो उतना फोर्स या उतना प्रेशर जिससे कि ये जल रुक जाए, सॉल्वेंट का गमन या मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन रुक जाए, वही क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। यही चीज आप इस डेफिनेशन में देख सकते हैं कि वह न्यूनतम दबाव जो अर्धपारगम्य के माध्यम से, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोकने के लिए विलियन द्वारा लगाया होगा। विलियन में क्या है? विलियन में सोल्यूट है, विलय के कण है, ठीक है ना। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो गया? एक सोल्यूट का कैरेक्टर हो गया या सोल्यूट का गुण हो गया। ये सोल्यूट के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। और इसको पाई के द्वारा डिनोट किया जाता है। पाई आपको ये याद रखना है, ये आगे वापस आएगा। और यहाँ पर जो भी पाई इज इक्वल टू ICRT, इसके अलग अलग तरीके हैं जो बताए हैं। पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, I वांट ऑफ फैक्टर, C मोलर कंसंट्रेशन, R सार्वत्रिक गैस नियतांक या गैस कांस्टेंट, और T फॉर टेम्परेचर। अब है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर मतलब स्फीति दाब। मैंने आपको बताया सेल टर्जिड कैसे होती है, फ्लैसिड कैसे होती है। तो वाटर जब इस सेल के अंदर जाएगा, वाटर इस सेल के अंदर जा रहा है, कंटिन्यूअसली जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे अंदर जाएगा तो क्या होगा? ये जो वैक्यूल है ये फूलेगी, ये फूलेगी, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ प्रेशर लगाया इसने, ठीक है। वैसे यहाँ सेल ऑर्गेनल होंगे, ये उन पे प्रेशर लगाएगी, अदर जो सेल इंक्लूजन से उन पे प्रेशर लगेगा, और वो ये सब क्या करेंगे? सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर लगाएंगे, सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर लगाएंगे। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर लगाया जा रहा है, यही क्या कहलाता है? स्फीति दाब कहलाता है ना। और सेल से जब पानी बाहर आ जाएगा तो सेल कैसे फ्लैसिड हो जाएगी, इसको हम अलग समझेंगे। तो आप इसको समझे डेफिनेशन से। जब एक कोशिका को अल्प पराश्रयी विलयन में रखते हैं तो वाटर डिफ्यूजेस इनटू द सेल, तो जल क्या होता है? अंदर की ओर जाता है, जो कि एंडोस्मोसिस में होता है, मैंने पहले बताया। और एक द्रव स्थैतिक या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो जल के द्वारा दाब लगाया गया है अंदर से बाहर की तरफ सेल में, वही क्या कहलाया? टर्गर प्रेशर कहलाया, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं समझने के पर्पज से कि अगर वैक्यूल में वाटर है तो वो टर्जिड होगी, और प्लांट कैसा होगा? बिल्कुल खिला खिला होगा, ठीक है। और वहीं अगर वैक्यूल से वाटर बाहर आ गया तो ये क्या फ्लैसिड हो जाएगी सेल्स, और सारी सेल्स अगर फ्लैसिड हो गई तो प्लांट की पत्तियां कैसे? मुरझा जाएंगी। बच्चों, जो भी हमने इस क्लास में पढ़ा है, रिवीजन के लिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आपको इसका जो भी जवाब है कमेंट बॉक्स में देना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। इफ अ सेल reduce in size when placing in a hypertonic solution of sugar, the phenomenon is, मतलब ये कहता है अगर एक कोशिका को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाता है तो उसके श्रिंक होने या पिचकने, ठीक है, या शलत होने का क्या कारण होगा? एक्सोस्मोसिस बहिपरासरण, एंडोस्मोसिस अंतःपरासरण, ब्लीडिंग बहाव, सिक्रीशन, स्त्राव। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर एक कोशिका को अतिपराश्रयी विलयन में रख दिया जाता है तो इनमें से कौन सी क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट। मतलब ये कह रहा है कि कोशिका की जो भी स्ट्रक्चर है या उसके जो भी कोमल पार्ट हैं प्लांट के, उसको बनाए रखने के लिए इनमें से कौन आवश्यक है या कौन मदद करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, टर्गर प्रेशर, स्फीत दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पर्यावरणीय दाब, या DPD डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं बच्चे। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप इन सभी क्वेश्चंस के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। और आपको हमारी ये क्लास अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।